So we can start. Yes, yes. यस, तो मैं अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन मैं बता रहा था। सबसे पहले हमें दो स्टेट का 50-50 मेंबर्स लेने होंगे, जो उसी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के होने चाहिए, जिनका आधार और पैन, 1 फोटोग्राफ्स, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस की एक एक्सेल शीट होनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ अभिनव जी, जिससे एक्चुअली सबको समझ में आ जाए कि हाउ इट इज गेट इट रजिस्टर्ड विद द मल्टी स्टेट सोसाइटी। क्योंकि बहुत सारा चीजें इसको पढ़ने में जो एकदम से समझ में आ जाए, ताकि हम कल को अगर करना है तो कर लें, कैसे कैसे करना है। क्योंकि अभी और ये 50 मेंबर जब हो जाएंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ही बोर्ड मीटिंग में बहुत सारी चीजें हम पास करते हैं, जैसे नेम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, हु इज द चीफ प्रमोटर ऑफ द मल्टी स्टेट सोसाइटी, बैंक, एक बैंक अकाउंट में हमें खाता खोलना होता है जो कि खुल जाता है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनाएंगे तो पहले बैंक खाता नहीं खुलता है, उनकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वहां पे सब्सक्रिप्शन का पैसा जमा करना होता है। लेकिन मल्टी स्टेट में ठीक उल्टा है। मल्टी स्टेट में एक बैंक में पहले ही चीफ प्रमोटर्स एक बैंक में एस्क्रो अकाउंट खोलेगा, और उस एस्क्रो अकाउंट में सारा का सारा सब्सक्रिप्शन जो 50-50 मेंबर रिस्पेक्टिव स्टेट से हैं, उनका पैसा उस खाते में एक पर्टिकुलर बैंक में जमा करेगा। और ऐसा बैंक खोलती है, ये पहली संस्था है। मतलब अभी कंपनी में आप जाओगे ऐसा नहीं होगा, किसी भी संस्था में आफ्टर रजिस्ट्रेशन से बैंक अकाउंट पहले ही खुलता है। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत सारी बैंकें नहीं खोलती हैं, बहुत उनको समझाना पड़ता है तब जाके एस्क्रो अकाउंट खोलते हैं, और उसके बाद उसमें पैसा जमा करके वो पैसा होल्ड होता है, और हम उसको एप्लीकेशन मूव करते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसीजर में, उसमें आजकल बहुत डिफिकल्टी ये है कि अगर इसमें आप एफपीओ बनाते हैं तो एफपीओ बनाएंगे तो उसको एग्रो प्रोड्यूसर, एग्रो सोसाइटी बोलते हैं, वो एग्रो मल्टी स्टेट। उस केस में आपको एनओसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें आप बैंकिंग करना चाहते हैं, तो आपको दोनों स्टेट से, जिस स्टेट में 2 या 3, जिस स्टेट से भी आपने अप्लाई किया हुआ है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार जनरल से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो विद इन 90 डेज अगर आप नहीं दे पाते हो तो प्राइमा फेसी वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी एफपीओ के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप सब कुछ इन ऑल द मेंबर्स, सब चीज अगर बिल्कुल इन ऑर्डर होता है, तो सेंट्रल लिस्ट विद इन 90 डेज ये रजिस्ट्रेशन कर देगा और आप उसी में काम करने लगेंगे। बेसिकली कंपनी जैसे ही है, यहाँ पे हम लोग करेंगे, चीफ प्रमोटर्स बनाएंगे, फिर ड्राफ्टिंग ऑफ बायलॉज करेंगे, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बनाना होता है। जैसा कि हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट मींस प्रिपेयर ए बिजनेस प्लान और स्कीम डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ द एफपीओ विल बी इकोनॉमिकली वायबल। तो हम किसी न किसी एक्सपर्ट से, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है, उससे एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, अब बना करके उस एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। तो उस एप्लीकेशन के साथ हमें जो लगाना है, जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, और ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। सबमिट द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू द रजिस्ट्रार, often available on a state specific portal like यूपी कोऑपरेटिव और आसाम। यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इस मल्टी स्टेट का अपना अलग वेबसाइट होता है, स्टेट वाइज अपना अलग होता है। तो हम स्टेट का करेंगे या मल्टी का करेंगे तो मल्टी स्टेट में हम उसके साइड में ये कॉपी जमा करेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या? 4 कॉपी प्रिपेयर द बायलॉज साइनिंग द प्रमोटर्स, रेजोल्यूशन कॉपी ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, list of member with their address, occupation and share contribution, bank certificate providing the initial share capital is deposited, address proof for the registered office, utility bill, rent agreement or NOC, affidavit from the chief promoter and members as per the local laws.
तो बेसिकली अभिनव जी, अगर मल्टी स्टेट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसको लेके चले। सर एज यू से, बिल्कुल। मल्टी स्टेट या स्टेट कोऑपरेटिव्स में किसी को कोई रजिस्ट्रेशन से कोई सवाल हो, किसी मेंबर्स का, ये कैसे करेंगे या कोई प्रॉब्लम है? अभी मैं केवल रजिस्ट्रेशन बताया हूँ, जब मैं इसका स्कोप बताऊंगा तो दोनों का एक साथ ही होगा, क्योंकि ये हमारे लिए नया है, बहुत सारे मेंबर नहीं कर पा करे होंगे। राइट राइट। तो सर आई बिलीव एक बार पहले पीपीटी क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद एक बार प्रेजेंटेशन क्लोज कर लेते हैं, देन फिर क्वेरीज लेते ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम, हैं। राइट। अब मैं आऊंगा एफपीसी के ऊपर, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ये क्या है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी? थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में देखेंगे क्या है। द historical background of the producer company in India. The producer company as an institution have been conceptualized and structured taking into the consideration of farmer agriculturist term as producer, with a view that the business activity relating to agriculture be channelized and governed in a formal manner. Part 9A was introduced in the Companies Amendment Act 1956 by the Companies Amendment Act in 2002, which consists of Chapter 1 to Chapter 12, covering Section 581A to 581ZT, encompassing the provision of the producer company. The policy makers realized that in spite of India being an agrarian economy since age, formalization and good governance have not been touched in the agriculture sector. The challenges faced by the primary producer farmers due to their limited assets and capital base, climate issue, mobilization of resources, issue relating to agriculture labor, policy changes, technological advancement, transparency, governance, and system have been taken into the consideration here by the policy makers. Principally, the structure concept of the concept and philosophy of the cooperative societies formed under the Cooperative Society Act 1961 has been kept intact as a basic framework, and then the same has been improvised provisions relating to conversion of existing cooperative society registered under the various other statute have been also incorporated so as to give an opportunity to the cooperative sector to corporatize itself. आप इसको देखेंगे, जो लास्ट वाली लाइन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कि जब 1961 में और 2002 के बीच में जो भी डेवलपमेंट हुआ होगा, तो उसमें हमने आपको पहले ही बताया कि चूंकि कोऑपरेटिव्स का जो जो डिफिकल्टीज फेस करते थे प्रोड्यूसर या जो भी ग्रुप ऑफ फार्मर्स, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो रजिस्ट्रेशन में डिफिकल्टी, उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम, उनके पास कोई अपना पोर्टल नहीं है। आज के डेट में तो फिर भी है, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इतना ज्यादा था, हर चीज में मीटिंग्स होनी है, हर चीज में उनको रिपोर्ट करना है, हर चीज में उनको इलेक्शन होता है। आज भी इलेक्शन प्रोसीजर, इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी में, अगर हम अभी हमारी 7 फरवरी को एक हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन हो रहा है, और वो 24 फरवरी से स्टार्ट है। आप सोचिए, और उसमें पुलिस बल, वो सब कुछ, वो सारी फॉर्मेलिटीज होती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका नोडल अधिकारी होता है, and he is appointed another presiding officer in other department to control and handle all the election procedure of this particular society. तो सोचिए कितना डिफिकल्टीज फेस कर रहे होंगे लोग। अभी मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। 7 तारीख को मेरी मतलब पूरे एक 10 दिन लगता है, और उसका पूरा गजट होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश ही उसको करा रहा। तो इस केस में उस वक्त क्या भारत में ऐसे क्या लोग होंगे जो कोऑपरेटिव बना करके, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि उस एट दैट टाइम 61 से लेकर के 1991 तक केवल स्टेट गवर्नमेंट बड़े बड़े कार्यों के लिए, शुगर फैक्ट्री के लिए और किसी पर्टिकुलर जियोग्राफी में काम करने के लिए अपनी सोसाइटी खुद बनाती थी। खुद उसमें उसका इलेक्शन होता था, अपने खुद डेलीगेट्स बनाती थी, और पार्टी वाइज उसके चेयरमैन और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर इलेक्ट होते थे।
और ये हमेशा 5 साल 4 साल में जो भी उनका जो 5 ईयर्स में इलेक्शन होता है वो होता है। तो आप पहले देखे होंगे शुगर फैक्ट्री में डेलीगेट्स होते थे, बहुत बड़ा हंगामा होता था। मेरे को याद है कि मैं उसमें सब लोग डेलीगेट चुने जाते, फिर उसका एक चेयरपर्सन होता था। लेकिन उस वक्त जो है बहुत रेयरली कोई प्राइवेट प्लेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना। इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए इस पे एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, और वो एक्सपर्ट कमेटी, बल्कि मैं इस इनिशियली इसमें एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स, जो मैं बताया था कि पैक्स ही सरकारी संस्थान था जो सारा चीजें मैनेज करता था, इवन कोई प्राइवेट ज्यादा थी नहीं। आसाम में देखोगे तो टी के लिए था, कहीं पे डेयरी के लिए था, कहीं यूपी में ज्यादातर मोस्टली हमारा, चूंकि यूपी में वेस्ट यूपी से लेके ईस्ट यूपी तक हमारा गन्ना बहुत होता है, तो हमारे यहाँ पे शुगर फैक्ट्री होती थी जो सभी स्टेट गवर्नमेंट उसको गवर्न करती थी और सभी कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड थी। अभी प्राइवेट प्लेयर्स बहुत आ गए हैं, तो प्राइवेट कंपनी बलरामपुर शुगर मिल है, धामपुर शुगर मिल है, बहुत सारी शुगर मिल है, खेतान शुगर मिल है। लेकिन मोस्टली जो फैक्ट्री थी वो सब कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट इसको होल्ड करती थी। स्पेशली अगर मैं डिस्ट्रिक्ट देवरिया उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 1990 के पहले केवल 32 शुगर मिल तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती थी। अब आता है कंपनी सेक्रेटरी का काम। तो एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट हुआ, प्रोफेसर वाई के आगा, जो कि इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इस पे बहुत अध्ययन किया, और भारत सरकार के कारपोरेट उससे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये रिकमेंडेशन दिया कि आप जो है कंपनीज एक्ट में एक ऐसा अमेंडमेंट लाइए, और उस अमेंडमेंट की वजह से प्रोड्यूसर कंपनी का इनोवेशन हुआ। और प्रोड्यूसर कंपनी एक हाइब्रिड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जिसके में सारा कुछ कोऑपरेटिव्स का ही रहेगा, लेकिन हम कॉरपोरेट कल्चर में उसको काम करेंगे। और ये सब 2002 में हुआ। तो मैं उसी में ये लिखा था कि टू कोऑपरेटिव टू सेक्टर टू कॉरपोरेट इटसेल्फ। तो मैं अब इसको थोड़ा सा और आगे, क्योंकि कंसेप्ट तो लगभग सबको अभी पता है, क्योंकि अब तो बहुत चीजें हो गई हैं। प्रिंसिपल की हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ एफपीसी सेम मैंने बताया कि कोऑपरेटिव का हाइब्रिड सिस्टम है। तो इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, वन वोट फॉर ईच मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, लिमिटेड शेयर प्रॉफिट, द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंट एंड म्यूचुअल प्रिंसिपल्स, कोऑपरेशन एंड एसोसिएशन विद द सिमिलर इंस्टीट्यूशन। तो ये चार इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग एफपीसी बनाने आते हैं, अभी तक करीब करीब मैंने 50 एफपीसी बनाए होंगे। अगर किसी बंदे को, यूपी के कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूं, अगर आप इस चीज को डिस्कस कर लें कि आपका वन वोट वन शेयर होगा, वो एफपीसी नहीं बनाएगा। हर बंदा यही डिमांड करता है कि हमको जो है इतना परसेंट का शेयर होल्डिंग करिए। इस चीज को, इस मैप मिथ को खत्म करना है लोगों को। फिर भी हम लोग समझाते हैं कि भाई आपकी शेयर होल्डिंग का इसमें कोई मतलब नहीं है, वन वोट वन शेयर होता है। लेकिन वो उस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ ओनरशिप कंसेप्ट ज्यादा चलता है, तो ओनरशिप कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। एंड इट कैन नॉट बी लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। आप प्रोड्यूसर कंपनी को कभी लिस्ट नहीं करा सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शंस है। ये वन वोट वन का कंसेप्ट है, कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन ये कभी लिस्टेड कंपनी नहीं बन सकती है। अब देखेंगे हम आगे, व्हाट इज द बेसिक वर्किंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव बीन popularized due to the cooperative movement in India. These organizations work on the principle of cooperation, mutual and assistance, protection of the right and interest of the members of the society. Typically, the cooperative society have a socialist and populist agenda while working. An important aspect of this is that the against companies and corporate form of organization. The cooperative society have a principle of one head, one board, and not one share, one board. Typically, a cooperative society would have members owning share in the institution and management board, like a board of director in a company.
Certain other features and structure of the cooperative society can be outlined as follows. अब बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी के लिए ये लीगल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस लगभग सबको पता है। चैप्टर सेक्शन 378 टू 378Z each and every one know the entity of PC, the separate legal entity and the perpetual succession. It is also a company in the form of private company. Limited liability protection for the members, can own property, enter contract, sue and be sued. Professional corporate governance framework. अब इसमें minimum 10 individual producer or 2 producer institution, मतलब 10 लोग या 2 इंस्टीट्यूशन मिलके भी बना सकते हैं इसको। 1 member 1 board डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं इसमें। 5 मिनिमम है, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। मैंडेटरी सीयू। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एफपीसी जो हमारी बन गई, उसके बाद बनने के बाद से जो है हम इसको 3 मंथ्स के अंदर हम लोग एक एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं, जो कि अन्य कंपनियों में नहीं होती है। 90 डेज के अंदर एक मीटिंग करते हैं। उसमें एक सेपरेट कोऑपरेटिव में सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, जो गवर्निंग बोर्ड से अलग होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो भी 5 लोगों का डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसके अदर देन आपको 90 डेज के अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, जो उस बोर्ड का नहीं होगा, और वो डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसको लीगल एंटिटी को मैनेज करेगा। और दे आर रिस्पॉन्सिबल with all the members of the FPC and society and the government, reporting for the reporting purpose. Restricted share transfer to protect the collective ownership. शेयर इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन अगर बोर्ड चाहेगी कुछ इसमें, तो उसको अगर वो उसके अगेंस्ट जा रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको सरेंडर कराया जा सकता है। ये प्रोसीजर है, उसको बाद में आगे बताएंगे। थोड़ा सा इसमें रजिस्ट्रेशन का मैंने डाला हुआ है। ईच एंड एवरी वन नो हाउ टू गेट रजिस्टर्ड एफपीसी विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो इस पे मेरा बहुत फोकस नहीं है। ईच एंड एवरी वन नो द डिन नंबर and get the DSC, DIN, and file the run form, the name reservation, draft the legal documents, and file the SPICE form 32 and so on, obtain the certificate of incorporation and get simultaneously the PAN 10 and so on. तो इसमें नीचे कास्ट लिखा हुआ है, कास्ट मत ध्यान दीजिएगा, आप लोग खूब पैसा लीजिएगा, कोई बात नहीं है, कास्ट तो बहुत कम है ये। मैं आगे चलता हूँ। अब अभिनव जी ठीक है? हेलो, परफेक्टली गोइंग सर, परफेक्टली गोइंग। तो अभी मैं जो है, अब मैं आता हूँ मेन काम पे, जहाँ पे हमारा काम खत्म होता है, वहां से हमारा काम शुरू हो रहा है। यानी हम प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड द पीसी, डिलीवर द डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, PAN 10, and asking them only to how to appoint the auditors and chief executive officers, and my work is finished. Now our work is start, not finish. इस वेबिनार का जो मेन मोटो है वही है कि हमको डॉक्यूमेंट डिलीवर करके शांति से अगले एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए वेट नहीं करना है। आवर वर्क स्टार्ट, जैसे थाने में FIR होता है, तो पुलिस का काम FIR लॉन्च करने के बाद जैसे ही केस की ट्रायल शुरू होकर के FR लगा देता है, उसके बाद पुलिस का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद काम होता है ट्रायल में कोर्ट और एडवोकेट्स का।
हम लोग इसके जन्मदाता हैं, हम लोग फादर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम बनाने के बाद कभी ये नहीं सोचते हैं। यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए बड़ी कंपनी में तो बहुत सारे लोग, उनका बिजनेस स्टेटस ये बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो एफपीसी होल्ड करेगा बंदा, वो बंदा कैसे आगे बढ़ना उसको नहीं पता। उसको 4 साल लग जाता है सारे सर्टिफिकेट लेने में। अब आप समझिए यहाँ पे अपना खेल शुरू होता है। इसके बाद उस बंदे को आप एसएफएसी में रजिस्टर्ड कराइए, उस बंदे को आप नेशनल हाउसिंग बोर्ड के बारे में बताइए, उस बंदे को आप नबार्ड के बारे में बताइए, उस बंदे के बाद आप ई नैम के बारे में बताइए जहां से उसको मार्केटिंग लिंकेज प्रोवाइड होता है, उस बंदे को आप डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में बताइए, एनसीडीसी के बारे में बताइए, उस बंदे को आप बताइए कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने आपको किस तरह से प्रमोट करेगी, और ये उसकी पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जिस जब बताएंगे तो आपके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो आप उस बिजनेस में उसके साथ बिल्कुल ऐसे आप जुड़ जाएंगे जैसे आप एज ए इंटरप्रेन्योर खुद हो जाएंगे और उसके साथ काम करने लगेंगे। क्योंकि मैं 4-4 5-5 साल के बाद कंपनियां फेल हो रही हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू द अदर टेक्निकल नॉलेज एंड अदर डिजिटल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब जैसे कोई सोसाइटी है, अब उसमें ज्यादा कर एक आदमी पढ़ा लिखा है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो इस तरह की सारी चीजों को डेवलप करने के लिए इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो मैंने आपको लिया, ये सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल्ड एंड वाइड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसी से फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। इसी से अब बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सब्सिडी फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट, वी कैन डिस्कस द वर्किंग स्कोप ऑफ पीओ एंड एफपीसी। क्योंकि हम अगर ये नहीं जानेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम एफपीओ में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एफपीओ इतना विशाल, इतना वाइड रेंज में एक कंपनी है कि अगर आप 10 कंपनी भी प्राइवेट बना लोगे उतना भी ये बराबर नहीं हो सकता। इवन लिमिटेड कंपनी में भी कोई आप बिजनेस इंडस्ट्रियल कोड एक दे दोगे। मैं आपको नॉमिक्लेचर आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें हमारा जो स्कोप है वो दो तरह से है, एक प्री हार्वेस्टिंग, एक पोस्ट हार्वेस्टिंग। ये तो हो गया क्रॉप से रिलेटेड। लेकिन एग्रो सेक्टर में एनिमल हस्बेंड्री और आपका जो बागवानी, हार्टिकल्चर, और इससे बनने वाला जितने भी मिल्स होते हैं, जितने तरह का मिल होता है, चाहे वो फ्लोर मिल हो, राइस मिल हो, और फार्म जो उसको बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। एंड पीपुल आर स्टार्ट एनी वन बिजनेस अंडर दिस एम्ब्रेला एज ए एफपीसी। तो हम स्कोप में इसलिए फोकस कर रहे हैं कि जैसे हम आपको फॉर एग्जांपल देना चाहते हैं, हम यूपी की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूपी में एक बंदा आगरा, कानपुर देहात से लेके एटा अलीगढ़ तक जो है, आगरा तक कोल्ड स्टोरेज, मतलब इतना ज्यादा पोटैटो होता है कि मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे बिजनेस है और कहाँ जाता है। पूरे हिंदुस्तान में जाता है। अभी तो इम्पोर्ट भी होने लगा कुछ रशिया से और कई जगहों से। अपने कुछ एक स्पेसिफाइड टाइप्स का पोटैटो है जिसको स्पेसिफाई किया हुआ है गवर्नमेंट ने। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसका भी कुछ यहाँ से ऑलरेडी फरुखाबाद और कासगंज से लोग भेज रहे हैं। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मान लो हमारा कोई फेडरेशन है, एक थिंकिंग टू स्टार्ट ए प्रोड्यूसर कंपनी एंड एस्टेब्लिश ए कोल्ड स्टोरेज। आप सोचिए कोल्ड स्टोरेज स्टार्ट करना है, क्योंकि इतना यहाँ पे रॉ मटेरियल है, इतना उसको रखने के लिए सब कुछ है। तो आप कोल्ड स्टोरेज कैसे लगेगा? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपको नॉलेज होगा तो आप इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। और आप छोटा छोटा जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि एक काम किया, फिर वो काम किया, फिर फाइलिंग किया, ये किया, वो किया, लेकिन हम देखेंगे तो हमारा ग्रोथ बहुत ही नॉमिनल रहता है। फिर एक साल में इतने कंपनी बढ़ा लेते हैं, फिर भी हम वहीं के वहीं रहते हैं। तो
मेरा ये मानना है, मैंने इस पे इतने दिनों से काम किया है इस पे, और तो आप कोई ना कोई ऐसा बिजनेस इसमें ढूंढिए, लोगों को एडवाइस करिए कि आप पीओ तो आप बना लिए, इसमें से करना क्या चाहते हो। तो आपको जो है और दो तीन चीजों का नॉलेज करना पड़ेगा, एक तो हिस्ट्री और दूसरा ज्योग्राफी। अब आप कहोगे हम कंपनी सेक्रेटरी, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा, यही हमारी वीकनेस है। हमको ये पता होगा एज ए कंसल्टेंट, वी ट्रांसफर फार्म इन गवर्नेंस प्रिंसिपल टू कंसल्टेंट टू द बिजनेस कंसल्टेंट। तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको खाली पेपर साइन करके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में देना है, बेटर, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल कंप्लायंस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लायंस यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए 37 40 तो लाइसेंसेज होते हैं, क्लियरेंस। आप सोचिए कितना बड़ा वर्क है। पोल्यूशन से लेकर के लेटर ऑफ इंटेंट से शुरू होता है, और वहां तक आपका क्लियरेंस, इतने सारे क्लियरेंस होते हैं, इतनी क्लियरेंस होता है कि आप एक साल में नहीं लगा पाओगे। कहीं फंस गए तो बिगड़ेगा, फंडिंग की बात है। तो मेरा सिर्फ फोकस एम्फेसाइज ये है कि जो अपने मेंबर्स हैं वो किसी चीज को इतना इन डेप्थ लेके जाएं कि हम किसी की हेल्प तो ले लें, लेकिन हम प्राइमरली अपना चीफ कंसल्टेंट हम ही रहें। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, मत बनाइए, आप सीए से बनवाइए, किसी भी दूसरे आदमी से कुछ बनाना है आप बनाइए, बट हर चीज को समझ में आना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या चीज मेंशन करना है, हमको डेट कवरेज रेशियो कितना रखना है, हमारा वर्किंग कैपिटल क्या है। अब हमारे मेंबर्स को ये मालूम होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो हम लगाने जा रहे हैं उसमें फंडिंग क्या होती है, कितने तरह के लोन होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के ही लोन होते हैं, एक टर्म लोन और दूसरा वर्किंग कैपिटल लोन। टर्म लोन में क्या क्या चीज आएगा, हम कोई कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे तो हमको एक लैंड होगी, लैंड के ऊपर एक प्लांट लगाएंगे, पहले बिल्डिंग। यस सर, यू ऑडिबल। तो एक हमने कोल्ड स्टोरेज का बताया। ऐसे ही दूसरा बिजनेस हमको अगर देखना चाहें तो कोल्ड में, अभी कुछ कोल्ड में पूरा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा टॉपिक है, केवल मैं अभी थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल बिजनेस बता देता हूँ, जिससे कम से कम मेरे दिमाग में ये हो कि कोई एफपीसी, कोई फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन मेरे पास आता है तो मैं उसको बिजनेस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, एडवाइस कर सकता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। तो दूसरा बिजनेस हम देखेंगे तो हमारे पास वेयर हाउस का है। आप देखते हो सबसे बड़ा दिक्कत जो फार्मर्स को आती है, जो उनका एसोसिएशन का आता है, वो है कि वो अपना माल कहाँ रखें, क्योंकि और माल कहाँ रखें और जितने बीच पीरियड के लिए रहें उनका, उसके बीच में उनकी फंडिंग कैसे हो। तो इसका रास्ता जो है ना पीसी में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इसमें ऐसी प्रोविजन किया हुआ है कि आप ऐसा कर सकते हो। इसीलिए ये जो टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी, जब इसमें अगर और हम नीचे देखेंगे तो अभी मैं वेयर हाउस का बता देता हूँ। वेयर हाउस आप बना सकते हो। वेयर हाउस बनाने के लिए आपको दो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, एक तो सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और दूसरा है स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। तो सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और अदर प्राइवेट प्लेयर आल्सो लाइक आईटीसी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट रखने के लिए जो है इनके बड़े बड़े गोडाउन की नीड है। तो आप उसमें भी पीओ का कर सकते हो। आईटीसी को डिमांड होता है, एफसीआई को होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है। मेंबर कैन आल्सो स्टार्ट वेयर हाउसिंग बिजनेस विद असिस्टेंस ऑफ सम अदर फार्मर्स या ग्रुप ऑफ फार्मर एसोसिएशन। उसमें इतना जबरदस्त प्रॉफिट है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आप टाई अप करिए, कोई भी गोडाउन बनाइए 10,000 मीट्रिक टन का, 20,000 20,000 मीट्रिक टन का, और उससे एक टाई अप हो जाता है, आपको माल रखना है और आपको फिक्स रेंटल इनकम मिलती रहती है। अब इसकी फंडिंग कैसे आएगी, बहुत बहुत कम समय में बताना चाहूंगा, आगे मैं फंडिंग बताऊंगा, लेकिन अब फंडिंग कैसे आएगी। तो सबसे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर से ही देखता हूँ। एक तो ये बैंक फाइनेंस हो जाएगा, बैंक फाइनेंस हो जाएगा, क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे इसमें एक फायदा और है कि आपको वो लैंड यूज चेंज नहीं कराना पड़ेगा। लैंड यूज चेंज नहीं कराना पड़ेगा, 143 अब 180 हो गया है, वो नहीं कराना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड पे ही अगर आपने कोई गोडाउन एरेक्ट किया तो बैंक उसको फाइनेंस कर देगा।
और ये बहुत ही वाइब्रेंट बिजनेस है, बिहार में अभी बहुत शुरू किया है लोगों ने। और बैंक के साथ टाई अप करके, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक बैंक ऑफ इंडिया है, या कोई भी नेशनलाइज बैंक से आप टाई अप करके ये कर सकते हो कि आप उसको बैंक फाइनेंस भी करेगा। और जितने भी, मान लो 20,000 का आपने कोई गोडाउन बनाया, 20,000 वीट रखना है या मक्का रखना है या और कुछ भी प्रोड्यूस रखना है 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद वो प्राइस हाइक हो जाएगा। अब 4 महीने में कोई मान लो 20,000, मान लो किसी ने 100 क्विंटल वीट या मक्का रखा है, तो उसको कुछ 20,000 1 लाख रुपीज, या उसका एक रेशियो डिसाइड हो जाता है कि जितना वो ग्रेन्स रखा हुआ उसका 50% से 60% हम उसको फाइनेंस करते हैं। आज से 10 साल पहले ये कंसेप्ट नहीं था, आदमी को खुद कराना पड़ता था सीसी लिमिट, और उसको जैसे कोल्ड स्टोरेज वाले यही करते हैं। लेकिन आज की डेट में बैंक आर वेरी मच रेडी टू ग्रांट द सीसी लिमिट डायरेक्टली टू द फार्मर्स। मतलब आपके यहाँ रखा है तो उसको एश्योरेंस है कि आपका माल वहां रखा हुआ है फार्मर्स का, इसका इतना माल है, आपने एक उसको एक पेपर जारी करते हो, पीले रंग का लाल रंग का, जो भी आपने इतना माल रखा हुआ, आफ्टर 4 मंथ वो इतनी वैल्यू का हो जाएगा। तो जो उसका इनिशियल प्राइस है उसका वो 60% उसको पैसा दे देगा। अब वो उसको बैंक को डायरेक्टली पे ऑफ कर रहा है, तो उसका एक जो डे बाय डे मोबिलाइजेशन वर्क है वो भी हो गया, और उसका 4 मंथ्स के बाद उसके ग्रेन्स का की प्राइस बढ़ गई, तो वो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको रेंट मिल जाएगा, मतलब आपको किसान रेंट दे देगा, फार्मर्स रेंट दे देगा जो आपका मेंबर है, और उसको फंडिंग भी बैंक कर देगी, और आपका एक परमानेंट 20 साल के लिए स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया। तो प्रोड्यूसर कंपनी का जो भी उसका ग्रुप है उसको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इवन इसको प्राइवेटली भी लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं। और लेकिन आप उसमें एसोसिएशन में भी कर सकते हैं, तो अपने मेंबर्स को आप विशेष छूट भी दे सकते हो। अब दूसरा एस्पेक्ट लेके चलते हैं। सपोज हमको टोटल कोऑपरेटिव मोड में करना है, मान लो ये प्रोजेक्ट जो है मान लो 5 CR का है। तो 5 CR में मान लो हमारे पास हमने एक एसोसिएशन बनाया, हमारे 2,000 मेंबर्स हो गए। तो 2,000 मेंबर से हम कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, मेंबर्स कंट्रीब्यूशन 5,000 एंड मल्टीपल ऑफ 5,000, मतलब 5,000 से हम शुरू करेंगे कंट्रीब्यूशन लेना, और उसके मल्टीपल में हम कितना भी ले सकते हैं। अब आप देखोगे तो कंपनीज एक्ट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मेंबर्स कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकता है। और आप उसके बैलेंस शीट में मेंबर्स कंट्रीब्यूशन दिखाइए, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाइए। जो रिमेनिंग फंड है, जैसे कोई फंड हम मूव करते हैं तो 33% नए फंड, नए उसके स्ट्रक्चर के लिए 40% हमें अपना मार्जिन लगाना होता है। तो कुछ मैं आपने लैंड परचेज कर लिया, अगर मान लो कुछ फार्मर्स अपनी लैंड दे रहे हैं तो उनका आप लैंड में स्टेक ले लीजिए, उससे उसका अलॉटमेंट कर लीजिए। कुछ कैश दे रहे हैं तो कैश ले लीजिए, और इस पूरे प्रोफाइल को आप बैंक में मूव करिए, बैंक फाइनेंस कर देगा। आप अपने फार्मर्स को भी रखिए, और फॉर द टाइम बिंग, अगर कोई फॉर द टाइम बिंग कोई FCI और कोई भी हमारा गोडाउन यूज करना चाहता है, तो हम उसको अपना गोडाउन फॉर द टाइम बिंग लेट आउट कर सकते हैं। और लेट आउट और उसका रेंट ले करके सबका फंड का जो भी उसका अपना रेशियो होगा उसके हिसाब से हम उसको वन टाइम वापस भी कर सकते हैं, एज वो मेंबर बना रहेगा। अगर कुछ मेंबर ऐसा चाहता है कि मैं इसको वापस नहीं लूंगा, मैं शेयर में प्रॉफिट लेता रहूंगा हर साल, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये बहुत ही यूनिक बिजनेस है, मतलब आप ये समझ लो ये कर सकते हो, ये बिल्कुल नया है, कोई कर नहीं रहा, बिहार में अभी कुछ लोगों ने शुरू किया। तो हमारे लिए कितना बड़ा स्कोप, अगर हम दो काम भी ऐसा कर लेते हैं तो समझिए कि आप कहाँ पे पहुंचोगे। अगर दो आपने एक भी कर लिया तो आपने इतने सारे काम कर सकते हो कि आपको प्रैक्टिस और रिकॉग्निशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई इसमें रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपना दिमाग का यूज करना है, और गवर्नमेंट के फंडे को FPC में लगाना है, और FPC में जो लिबरलाइज्ड कानून है उसका पूरा पूरा पालन करना है। अब प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते, आप 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। यहाँ प्राइवेट कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कंपनी पब्लिक जैसे काम करती है, देखने में पब्लिक, नाम में भी लिमिटेड, लेकिन मेंबर्स पे कोई रोक नहीं है। ये सब चीजें हैं। और बिजनेस आप कर सकते हो। अभी दोस्त एक बिहार में एक है देहात करके, आप अभी गूगल में सर्च करना। IIT दिल्ली, IIT मुंबई और दिल्ली के कुछ बंदों ने ये काम, एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसका नाम है देहात। और वो बिहार से शुरू किया है, उस कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। उसका सिर्फ सिर्फ ये काम है कि अपने फार्मर्स को अपने FPC बना करके इसने अपने फार्मर्स को उसमें ऐड किया,
और जितना बेनिफिट दे सकते हैं। ये काम बेसिकली इंजीनियर्स का नहीं है, बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी का है। लेकिन चूंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकली, मैं भी उसमें हूँ, टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत वीक हो जाते हैं, हम लोग बहुत वाइड रेंज में सोच नहीं पाते हैं। नहीं तो ये काम हम कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। 2-3 कंपनी सेक्रेटरी मिलकर स्टार्टअप बनाइए और ऐसे, क्योंकि हमारी इतने पॉपुलेटेड, इतना पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप देहात को जाकर गूगल में सर्च करिएगा कि उसका बिजनेस कितना है और कितने टाइम में बनाया। वो बंदा क्या करता है, ही इज नथिंग टू डू एनीथिंग लाइक फार्मिंग, डेयरी, पोल्ट्री, हार्टिकल्चर, कोई काम नहीं करता है। बस वो इन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से सीड, फर्टिलाइजर्स, फार्म मशीनरीज और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं वो एक मार्जिनल रेट पे केवल प्रोवाइड करता है। यानी एक मार्केट प्लेस, एक प्राइवेट मार्केट लिंकेज बना रखा है। और उसने 1,000, 2,000 या 5,000, आई थिंक 5,000 करोड़ की कंपनी बना दिया बहुत ही शार्ट स्पेन ऑफ टाइम में। तो आप ये देख सकते हो दोस्त, क्योंकि अब फिर आगे चलते हैं। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, बाकी तो ये आपको आगे चलना है। बाकी आप गवर्नमेंट के साथ, एक दूसरा बिजनेस ये भी है कि एक एसपीवी कंपनी भी हो सकती है। आप कोई स्टार्टअप शुरू करिए किसी पर्टिकुलर इलाके में या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, एक एसपीवी कंपनी के रूप में बहुत अच्छा करती है एग्रो के लिए। एसपीवी में आप स्टेट गवर्नमेंट, कैंटोनमेंट बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत या किसी भी लोकल बॉडी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके आप एक एसपीवी बना सकते हो जो एग्रो एंड एलाइड सेक्टर में काम करेगी और उसके लिए सारे फायदे ले सकते हो। ये हो जाएगा। आप फार्म मशीनरी लगा सकते हो, आप मिलिंग कर सकते हो, आप पोस्ट हार्वेस्टिंग में आप जितने भी वर्क होते हैं आप वो सब कर सकते हो। पॉली हाउस लगा सकते हो, पॉली ग्रीन लगा सकते हो। हॉर्टिकल्चर में ये सब आता है जहाँ पे कुछ हम वो जर्मिनेशन का काम करते हैं, कुछ डेयरी सेक्टर में काम कर सकते हो। डेयरी में अगर आपने कोई क्रॉस ब्रीडिंग का काम कर रहे हो तो इतना बड़ा, अगर आप मान लो क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हो यानी देसी गाय से आप कुछ ब्रीड करके आप साहिवाल और कोई और एडवांस ब्रीड कर रहे हो, जैसे गुजरात में है ब्रीड एक, उसका नाम मैं थोड़ा सा भी भूल रहा हूँ। बहुत सबसे अच्छी गाय होती है, गुजरात गुजरात में पाई जाती है। ये सब कुछ भी करते हो आप, तो जितना प्रोजेक्ट कास्ट होगा उसका 50% सब्सिडी, 50% सब्सिडी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और वो डिपार्टमेंट है नेशनल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल लाइवलीहुड मिशन से आप सब्सिडी ले सकते हो और आप स्टार्ट कर सकते हो, साथ साथ में डेयरिंग का भी काम कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक स्कोप है। अब मैं मूविंग फॉरवर्ड, मैं आगे चलता हूँ। इसमें आप देखिए, मैं केवल ऑब्जेक्ट को ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत काम किया है, इसलिए मेरे को पता है। आपको लगता है कि 8 ऑब्जेक्ट है। देखिए, इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एंड देयर प्राइमरी प्रोड्यूस। आप सोचिए कि केवल जैसे मैंने बताया कि एक देहात बनाया है, आप देहात इंश्योरेंस करके अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो जो केवल फार्मर्स, क्रॉप और एनिमल्स या जितने भी इस सेक्टर में जो है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड टाइप का एक इंश्योरेंस है, होता है जो फार्मर्स के लिए है, जो सब्सिडाइज रेट पे होता है और गवर्नमेंट की उसमें सब्सिडी भी होती है, आईआरडीए से स्पेसिफिकली होती है। और उसमें माइक्रो इंश्योरेंस को भी अगर आप जोड़ लो तो आपको प्रोड्यूसर कंपनी में इसको लाइसेंस मिल जाएगा और आप इसको कर सकते हो। आप 5,000, 10,000 फार्मर्स को जोड़ सकते हो और उसको सब्सिडाइज रेट पे, क्योंकि आप इतना वैल्यू में बिजनेस दोगे तो आप किसी भी कंपनी से कह सकते हो कि इन फार्मर्स को, या सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ ले सकते हो। उसमें पैसा गवर्नमेंट देती है लेकिन वो किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू होता है, क्योंकि सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच। हेलो। काम करते हैं। एक और काम है कि जैसे मान लीजिए पीओ आपकी बहुत बड़ी हो गई, 10,000 मेंबर्स हो गए, तो हम वेलफेयर मेजर आर फैसिलिटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स एज मे बी बाय द बोर्ड। कोई भी वेलफेयर मेजर,
कोई भी वेलफेयर मेजर का मतलब ये हुआ, मेरी एक पीओ है। अब आप कहोगे आप तो बिल्कुल उल्टा चले गए। वेलफेयर मेजर, मान लो मेरी 10,000 मेरे पीओ में मेंबर हैं। अब मैं उन उन मेंबर्स के लिए एक अर्बन, सेमी अर्बन या 2 टायर 3 टायर सिटी में एक हम रेसिडेंशियल मकान बनाना चाहते हैं। यू कैन डू सो। आप उन मेंबर से अलॉटमेंट करके, आप एक लैंड लेकर के, आप रूरल में लैंड लेकर के बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो और सबको एक शानदार रहने का एनवायरनमेंट दे सकते हो, जिसमें सभी जैसे एक एडवांस दिल्ली और मुंबई मेट्रो सिटीज में फैसिलिटी हो सकती है, दे सकती है। ऑल आर मेंबर आर कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू फॉर दिस इनिशिएटिव। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि भारत में कोई नहीं कर रहा है। ये केवल मेरे दिमाग में आया कि ये क्या हो सकता है वेलफेयर मेजर। आप स्कूल खोल सकते हो जो कि गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर देगी, लाइसेंसेज भी मिल जाएगा, क्योंकि आपके फार्मर्स या ऐसे मार्जिनल मार्जिनल लेबरर के लिए काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट भी आपका कितना जल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये काम नहीं कर रही है। छोटे छोटे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, और वो सब कर सकते हो। ये सब मैंने जो अपने दिमाग से मैंने बनाया है, मैं पीपीटी में इतना कम टाइम में मैं नहीं लिख पाया हूँ, बट मेरे को सब याद है कि मैं वो सब कर चुका हूँ। और मैं एनी अदर एक्टिविटी, देखिए ध्यान दीजिएगा, एनी अदर एक्टिविटी एंसिलरी इंसिडेंशियल टू एनी अदर एक्टिविटीज रेफर्ड टू अबव क्लास विच may promote the principle of mutuality and mutual assistance amongst the members in any other manner। और कुछ भी करना चाहते हो, क्योंकि ये जो लाइन है ये प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट की लाइन है, ये हम नहीं बनाए हैं, तो ये कर सकते हो। जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने फायदा उठाया है, बहुत साल पहले से भी अभी भी उठा रहे हैं। फाइनेंसिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और अदर फाइनेंशियल अदर एक्टिविटीज स्पेसिफाई इन द above clause which include the extending credit facility or any other financial services to its member। एनी अदर फाइनेंशियल सर्विस में इंश्योरेंस आ जाएगा। आप इवन अगर आपके अदर मेंबर्स जो कि आप फाइनेंशियली साउंड है, अगर वो फंड आपको देते हैं, तो आप जो बीच में आप बैंक से ले रहे हो, आप अपने मेंबर का पैसा भी आप उनको लेंड कर सकते हो, उनके फॉर द टाइम बिंग जो उनकी नीड होती है, 3 मंथ 4 मंथ जो उनकी उनको जब अपने ग्रेन्स रख देते हैं आपके स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में, या किसी तरह से आपकी कोई मिल में रख देते हैं, तो उनको बीच में आप उनको दे सकते हो, या उनको क्रेडिट कार्ड दे सकते हो अपनी तरफ से, कि या कुछ और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे सकते हो, जिससे उनको एग्रीकल्चर को मूव करने में और उनको काम करने में किसी दूसरे से ना लेना पड़े। वैसे ये सब काम आप बैंक के थ्रू करा सकते हो, क्योंकि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए बहुत सारी छूट भी है, और इसके लिए नाबार्ड और सारे बैंकें काम करती हैं। इवन प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रो सेक्टर के लिए आरबीआई की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन है। ईच एंड एवरी बैंक को प्रायोरिटी सेक्शन में टोटल लोन का 8.33% अपनी बैलेंस शीट में शो करना होता है। यानी प्रायोरिटी सेक्टर में हर बैंक को अपने लोन का 8.33% लोन देना ही होता है, इसलिए वो आप किसानों का कोई भी लेके जाओगे चीजें वो करेंगे। और बस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए, ताकि बैंक को ये ना लगे कि कोई इंडिविजुअल आदमी आया है और मेरा पैसा डूब जाएगा। जब आप एक इंस्ट्रूमेंट के वाइज की तरह से जाओगे, एक प्रोड्यूसर कंपनी बना के जाओगे जो फाइनेंशियली जो स्ट्रांग हो जाएगी और प्रोफेशनली मैनेज रहेगी, तो बैंक आपकी हर बात मानेगा, क्योंकि उनको तो ये चाहिए चाहिए। ठीक है। अब over a period of time the producer company has gained popularity due to the following। आज के डेट में कोऑपरेटिव ये बहुत ज्यादा हो चुकी है, हाइब्रिड है, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा। प्रोड्यूसर कंपनी इज गवर्न अंडर विच, आपको सभी को पता है 1956 एक्ट और कंपनी एक्ट 2013 दोनों से गवर्न होती है, क्योंकि 1956 एक्ट का जो भी इनका प्रोविजन था वो रिपेल नहीं हुआ था जब उसको रिपेल किया गया था, आपको सबको पता है। ए प्रोड्यूसर कंपनी इज गवर्न अंडर विच लॉ, वो सबको पता है। वेदर द प्रोड्यूसर कंपनी इज प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी ही होती है, बट देखने और काम करने में पब्लिक जैसी होती है। इसका प्राइवेट कंपनी का कोई भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं होता है। दैट्स ऑल। वेदर द लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स, नहीं 2000 मेंबर नहीं, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। आप फॉरेन मेंबर, फॉरेन में आप नाइजीरिया, वो
किसी भी दूसरे देश का, एशिया और यूरोप के देश को भी मेंबर, फार्मर्स को मेंबर बना सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कोई भी, क्योंकि फार्मिंग कोलाबोरेशन कर सकते हो, इसमें छूट है। हु कैन बी हु कैन बी बिकम ए मेंबर ऑफ द प्रोड्यूसर, हु कैन बी मेंबर इन ए प्रोड्यूसर कंपनी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि जनरली हम जब कोई एफपीसी बनाने जाते हैं तो आपने देखा होगा हमारे मेंबर से बहुत सारे लोग ग्रुप में डालते हैं, क्योंकि एमसीए जो है, एफपीसी में फार्मर वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, प्रोड्यूसर वर्ड को डिफाइन किया गया है। बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनको जानते हुए भी वो बार बार फार्मर्स को एम्फेसाइज करते हैं। फार्मर एक एक पर्टिकुलर चीज का नाम है, जो मतलब सिंगुलर उसको कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी के जो डिफिनीशन है वो बहुत वाइड है। प्रोड्यूसर कंपनी की डिफिनीशन में वो सारे लोग आ जाते हैं जो एग्रो एंड एलाइड फील्ड में काम करते हैं। एग्रो एंड एलाइड फील्ड में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी नाम बताया, फार्मिंग, मिलिंग, हार्टिकल्चर, डेयरी या एनी अदर वर्क। और इसमें जितने लेबरर यूज होते हैं, जो मार्जिनल लेबरर और लैंडलेस लोग होते हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जैसा कि अपने से मांगते हैं कि उनका खसरा खतियोनी होना चाहिए, ये टोटल मिसकंसेप्ट है एमसीए का। मैं आपको, अगर नहीं कोई लैंडलेस वाला है, तो आप फिश फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग या हॉर्टिकल्चर फार्म बोर्ड से भी कोई आप 10 आदमी का नाम आधार पैन लिख करके उससे किसी भी एक गैजेटेड अफसर से लिखवा के दे सकते हो, और वो ही इज बाउंड टू गेट इट रजिस्टर्ड विद द साइट, और वो नहीं रोक सकते हैं इस चीज को। इसमें प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन means a producer company or any other institution having only a producer company or producer company as its member, whether incorporated or not, having any of the objects referred to in section 581B, and which agree to make use of the service of the producer company or producer companies as provided in the articles। तो जरूरी नहीं है प्रोड्यूसर जो इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसको मान लिया जाएगा। अगर वो आपका उसमें आते हैं, आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो एज इंस्टीट्यूशन उसको ले सकते हैं। एक चीज और इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन अभी मेरे माइंड में आ गया, जो प्रोड्यूसर कंपनी की डिफिनीशन है, उसमें अगर आप उसको देखोगे, एक्ट में जाकर के पढ़ोगे, तो एक चीज उसमें और लिखा हुआ है कि कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, केवीआईसी और केवीआईपी, एक इसमें स्टेट लेवल की वो होती है, एक्ट है। इसमें कम से कम 100 टाइप के बिजनेस होते हैं जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं डिफिनीशन में। उसमें अगर कोई काम करता है तो दे आर आल्सो कम अंडर द डिफिनीशन ऑफ प्रोड्यूसर, एंड वो लोग भी यूनाइट होकर के एसोसिएशन बनाकर 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलकर प्रोड्यूसर कंपनी फार्म कर सकते हैं। दे कैन स्टार्ट द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री लाइक कोटिंग, जैसे टी का है, या कायर बोर्ड है, या आपका जैसे मान लो आप केरला में लेके चलो तो वहाँ पे कोकोनट ज्यादा होता है, तो वहाँ स्पेशली, या कुछ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री जो बहुत स्मॉल लेवल पे करते हैं, जैसे मान लो फूड में अचार मुरब्बा बनाने का काम करते हैं, या कुछ स्पेसिफाइड एरिया है उसमें कुछ काम करना चाहते हैं, तो दे कैन डू सो। अभी स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी वन ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का किया है। अभी वन टेस्ट वन डिस्ट्रिक्ट करके एक अभी अभी इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी क्या पहचान है, वहां पे क्या, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अलावा उसका मतलब मेरे खाने पीने में जो टेस्ट क्या है उसका, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, बेसिकली वहां पे कुछ ऐसा कोई मिठाई है, कोई खाना है, या कुछ और होता है, उसको अभी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अभी बस इसको अभी स्टार्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो इसके ऊपर भी आप कुछ कर सकते हो। मतलब स्पेशली कुछ कहीं का चीज होती है, जैसे अब जैसे घेवर एक मिठाई है, वो अपने ईस्टर्न यूपी में, वेस्ट यूपी में होती है घेवर, आपने नाम सुना है। तो बीकानेर है, कहीं पे हर जगह की अपनी कुछ पॉपुलैरिटी होती है, कुछ स्पेशल फूड होता है, तो उसको भी हम लेके चल रहे हैं, उसमें कर सकते हैं। अब आगे चलें थोड़ा सा। व्हाट इफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी सीज टू बी ए प्राइमरी प्रोड्यूसर। मैंने बताया था कि हो सकता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसको सीज किया जा सकता है सेक्शन
581ZD सब क्लास 5 में, लेकिन उसको एक प्रॉपर हियरिंग का मौका देना होगा, पर उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि वो सही हम कर रहे हैं कि नहीं, नहीं तो वो आगे उसको दिक्कत होगी। What are the benefits derived by the members of the producer company? अब बेनिफिट्स तो बहुत सारे, बेनिफिट तो सभी हम लोगों ने देख ही लिया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं सीधे सीधे जो है आपको टैक्स बेनिफिट पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। टैक्स, व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल टू ए प्रोड्यूसर कंपनी इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, the specifically exempt tax on agriculture income under section 10(1). However, the exemption for the agriculture income shall sometime vary depending upon the kind of agriculture activities carried on. It is to be noted that though the IT Act does not per se given any special benefit or exemption to the producer company as such, but depending upon the kind of agriculture activity it carries, or certain tax benefit can be availed. तो अभी हम इसको देखेंगे। देखिए, सेक्शन 10 में जो छूट है, एग्रीकल्चर इनकम पे छूट है, लेकिन अगर कुछ ऐसा आप काम कर रहे हो जो जिसमें नॉर्मली छूट नहीं है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। एक सेक्शन 80P होता है जिसमें मेंबर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो सेक्शन 80P का बेनिफिट ले सकते हैं हम, उसमें छूट मिल जाती है अगर हम अपने मेंबर्स के लिए स्पेसिफिकली काम करते हैं और कोई बाहरी अफेयर्स नहीं है, तो हम उसे उसके लिए इनकम के लिए हम अपनी इसका छूट ले सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में हम लोग लेते हैं, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, लेकिन इसको मैं देखूंगा बाद में। बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट की है जिसका काम केवल बैंकिंग का है, तो वो अपने मेंबर से जो एफडी या जो भी उसका इनकम होता है, तो उसमें जो अदर इनकम होता है वो तो टैक्सेबल हो जाता है। जैसे कोई आपने चार्जेस लिए हुए हैं, कोई पेनाल्टी लिया हुआ है, दैट विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर कोई जो उसका जो कोर एरिया है, जैसे इंटरेस्ट जो जो उस पे लोन पे आपको इंटरेस्ट मिला दिया है उसने प्रिंसिपल के अलावा, वो टैक्सेबल नहीं होता है सेक्शन 80P में। Dividend tax at the applicable rate is required to be paid by the company at the time of patronage bonus, limited return distribution, and the same will be tax free in the hands of the members. ये तो कंफर्म ही है। Bonus shares will not attract any tax in the hand of members at the time of allotment. However, at the time of sale or redemption, necessary provision of the capital gain tax shall apply. Bonus share will not attract any tax in the hand of members. बोनस टैक्स इसमें नहीं अप्लाई होगा, कोई टैक्स नहीं लगा। एट द टाइम ऑफ जब आप उसको बेचेंगे, सेल करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, आगे आगे। अब मेन चीज फिर आ गए हम, मेन मेन जो है इस टॉपिक का जो सबसे की चीज है वो है गवर्नमेंट सपोर्ट सब्सिडी फंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसको हम देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है उसका नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। स्मॉल SFAC बोलते हैं इसको। ये सेंट्रल नोडल एजेंसी भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो FPO के लिए बनाई गई है। सेंट्रल नोडल एजेंसी है, सेंट्रल नोडल डिपार्टमेंट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट FPO या एग्रो सेक्टर को कहें, पूरा गवर्न करती है, जिसके बारे में थोड़ा देखिए। इज कंसोरिया SFAC is a autonomous society established in 1994 under the India's Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, the faster agri-business, promote farmer producer organization FPO, and increase small marginal farmer incomes. SFAC provide the venture capital, equity grants, and credit guarantee to FPOs and manage the e-NAM electronic trading. तो इसको अगर FPO पे काम करना है तो अभी इसमें बहुत डिटेल मैंने नहीं डाली है, ये बहुत बड़ा है, इसके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्शन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में जा करके।
कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द प्राइमरी गोल ऑफ SFAC इज टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फार्मर इनटू द एग्री बिजनेस सेक्टर। ये इसमें प्रमोटिंग FPO, pioneering the formation and grow the farmers producer organization FPO and farmer producer company FPC to give the farmers better bargaining power and economic of the scale। इसके लिए करता है, इकोनॉमिक स्केल के लिए, और उसको बार्गेनिंग पावर उसको डेवलप करता है इसके लिए। कैटलाइजिंग इन्वेस्टमेंट, encouraging private sector investment in agribusiness project through the various financial assistance scheme। various इसको फाइनेंशियल स्कीम जो है, जो प्राइवेट सेक्टर को कैटलाइजिंग करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके लिए इसके पास फाइनेंशियल असेसमेंट असिस्टेंस स्कीम है। मार्केट एसेस के लिए प्रोवाइड द फार्मर्स विथ एश्योर्ड मार्केट्स एंड हेल्पिंग देम ट्रांजिशन फ्रॉम द सब्सटेंस फार्मिंग टू हाई वैल्यू कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। वो इनेम के थ्रू करता है, जो नेशनल मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके थ्रू ये प्रोवाइड कराता है। फाइनेंशियल सपोर्ट बाय FSAC to the FPO। SFAC provide the substantial financial support to the FPO through the several core schemes designed to improve their credit worthiness and operational capacity। अब पहला इसमें देता है फर्स्ट EGS, इक्विटी ग्रांट स्कीम। इक्विटी ग्रांट स्कीम में क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। दिस स्कीम प्रोवाइड मैचिंग ग्रांट टू हेल्प FPO, स्पेशली द फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, स्ट्रेंथन देयर कैपिटल बेस। अपनी कैपिटल बेस करने के लिए ये करता है उसमें। और ग्रांट अमाउंट्स क्या है देखिए, SFAC प्रोवाइड द मैचिंग इक्विटी ग्रांट अप टू 2000 पर फार्मर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 15 lakhs पर FPO। 2000 मेंबर्स, 2000 पर मेंबर्स के हिसाब से मैक्सिमम 15 लाख के लिए इक्विटी ग्रांट देता है SFAC। पर्पस क्या होता है इसका? टू डबल द शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि डबल द शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द फार्मर्स मेंबर्स, मेकिंग इट इजियर फॉर द FPC टू इंश्योर द लोन फ्रॉम द बैंक्स। एक कैपिटल के फॉर्म में इसलिए दिया जाता है कि उसकी कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जब भी कोई लोन करने जाएंगे, हम कोई भी फंडिंग लेने जाएंगे, तो मैं अर्लियरली आपको बताया नए प्रोजेक्ट के लिए 33 से लेकर 40% तक का ओन कंट्रीब्यूशन देना होता है, इंक्लूडिंग द शेयर कैपिटल। अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल, अगर कंपनी नहीं है तो उसका खुद का ओन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो देखना पड़ता है। तो ये कैपिटल अगर ये दे देता है तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाता है इससे। और उसका ये भी फायदा है कि अगर SFAC ने किसी को इक्विटी ग्रांट दे दिया है तो बैंक उसको फाइनेंस कर देगी, क्योंकि SFAC बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज प्रोवाइड करता है। और इसका अपना, अगर आप इसकी साइट पे देखेंगे तो हर स्टेट वाइज आपको डाटा मिल जाएगा, हर स्टेट में कितने FPC, और मोस्टली फाइनेंशियल कंपनी FPC है, FPO कम है। अब FPO कम हो गया है क्योंकि FPO में काम 2002 के बाद जब से एक्ट हुआ है तब से FPS FPC ही काम कर रही है। FPO में बहुत लोग नहीं जाते हैं क्योंकि एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, ना तो प्रोफेशनल ज्यादा इसमें काम करना चाहता है, उसमें स्ट्रिजेंट प्रोविजंस भी हैं और इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। की एलिजिबिलिटी क्या है? द FPO मस्ट बी रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी विथ एटलीस्ट 300 मेंबर्स, और हिली एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 100 मेंबर होना चाहिए। एटलीस्ट 33% शेयर होल्डर मस्ट बी स्मॉल मार्जिन एंड लैंडलेस फार्मर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ अगर FPC बना लिया है तो नहीं होगा, कम से कम मिनिमम 300 मेंबर्स होने चाहिए FPO में, FPC में। और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के लिए 100 होने चाहिए, लेकिन उसमें एटलीस्ट 33% मेंबर्स जो है वो जो होने चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये इक्विटी ग्रांट स्कीम नहीं सैंक्शन हो पाएगा। तो ये की पॉइंट्स मैंने दिया है, अभी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें। क्रेडिट गारंटी फंड CGF, it is a very very important scheme by the SFAC। like in the other commercial sector, you know that the CGTSME scheme, CGTSME scheme क्या है?
बहुत साल पहले, 15 साल 10 साल पहले तो 2 लाख तक था लिमिट। कोई भी कॉमर्शियल अगर काम आप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का एमएसएमई के लिए स्कीम था कि वो जो है सीजीटीएससी में तो कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, उसमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी बैंक नहीं लेगा और दे देगा। ये लिमिट 2 लाख था, लेकिन अभी 10 लाख, 2 करोड़ था, अभी 10 करोड़ हो गया। लेकिन ठीक इसी तरह से अगर आपका एफपीओ है तो अदर देन दैट आपके लिए एसएफएसी भी एक स्कीम, अगर अगर आपका एफपीओ है तो आपको उस स्कीम में नहीं जाना है, इस स्कीम में जाना है, एसएफएसी के स्कीम में जाना है। और आपको मैक्सिमम 2 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन आपको बैंक देगी, इसके लिए कोई भी कोलेटरल नहीं मांगेगी। और इसका जो भी इंश्योरेंस का एक्सपेंसेज आएगा वो इसमें डिटेल में नहीं है, वो आपको एफपीसी जो है, जो एसएफएसी है वो देखेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसके नाम से आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, लेकिन आपको कोई कोलेटरल नहीं देने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज, यही मेन एफपीओ जो शुरू में होते हैं, जो इनिशियल स्टेज में फेस करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कैसे क्या करता है। मैक्स SFAC offer the credit guarantee to bank to encourage them to provide collateral-free loan to the FPO. Maximum cover under the current 10,000 FPO जो अभी 2019 में आया है अभी गवर्नमेंट का, अंडर द करंट 10,000 FPO स्कीम द गारंटी कवर सब्जेक्ट लोन अप टू 2 करोड़ पर FPO। कवरेज परसेंटेज फॉर लोन अप टू 1 करोड़ द गारंटी कवर इज 85%, कैप्ड एट 85 lakhs। For loan between 1 crore to 2 crore, the cover is 75 crore, capped at 1.5 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो है 1 करोड़ का अगर आप लोन ले रहे हैं तो जो गारंटी कवर होगा वो 85% जो है कैप्ड होगा, 85 लैक्स ही कैप करके चलेंगे वो। लेकिन अगर आपका 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में जाता है तो 75%, यानी कैप जो होगा, गारंटी जो होगी वो 1.5 CR की होगी। This allow FPO to assess the working capital and term loan without needing to place personal assets or third party guarantee। जब ये होगा तो थर्ड पर्सनल गारंटी, जबकि आपको कोई भी कंपनी में लोन ले हुआ तो बैंक पर्सनल गारंटी साइन कराते हैं, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी और पर्सनल गारंटी साइन नहीं होगी। मैनेजमेंट कास्ट सपोर्ट अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम द फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPO SFAC प्रोवाइड द डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द इनिशियल ऑपरेशन। इसके लिए करीब करीब 6,500 करोड़ रुपया, ये 10,000 FPO जो 19 में जो आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 10,000, अभी ये 2027 तक इसको करना है, इसमें करीब 6,500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया था। बहुत सारे लोगों ने बनाया है, उसकी सब्सिडी उसमें से लिया है, काम हो रहा है अभी, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे हो नहीं पा रहा है। इसके लिए जो है SFAC ने एक SBO बनाया है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस बनाने के लिए। एक एग्रीगेटर हर स्टेट में बनाए हैं जिसके यहाँ रजिस्टर्ड होगा, और वो क्लस्टर बेस्ड जो SBO जो है वही इसका उसका ग्रांट प्रोवाइड करेगा। इसमें SFAC ने हर स्टेट में एक फैसिलिटेशन बनाया जिसको SBO हो। ये क्लस्टरिंग बेस्ड बिजनेस के लिए स्पेशली है। क्लस्टरिंग बेस्ड बिजनेस क्या होता है? क्लस्टरिंग बेस्ड बिजनेस ये होता है कि कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक चीज बहुत ज्यादा, जैसे हमने कहा ना कि आपको फर्रुखाबाद से लेके इधर वेस्ट यूपी नहीं कहेंगे, सेंट्रल यूपी आप उसको मान लीजिए, तो अलीगढ़ से आगरा से पहले और कानपुर देहात से लेके अगर कोई आदमी चिप्स उसका पोटैटो से रिलेटेड कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए अगर कोई वो सिस्टम लगाना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो वो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे फार्मर एक साथ उसमें काम कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल एक आदमी। तो जो क्लस्टरिंग होगा और जो बिजनेस होगा उसमें गवर्नमेंट का उसमें पैसा लगता है, बहुत बड़ी मशीन लग जाती है, उसी के थ्रू हो जाता है। जैसे चिप्स बनाना है, या आपको एक अभी एक और नया बिजनेस है इसका, आलू से बनता है जो कॉस्मेटिक वगैरह में यूज करते हैं, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो ये सब चीजें आप प्रोसेस करके स्टार्च का एक बहुत ही जबरदस्त यूनिक है। मतलब आप सोचिए कि आलू अपने यहाँ कितना सस्ता है। हम अगर आज की डेट में स्टार्च इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, आप लोग गूगल में सर्च कर लेना, इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ। 10 रुपया किलो आलू मिलता है, अगर हम स्टार्च का प्लांट लगाते हैं, FPO के थ्रू भी लगाते हैं,
तो हम स्टार्स लगा सकते हैं और इसकी क्लस्टरिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो ये फंड जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस में ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम वेंचर कैपिटल की बात करेंगे। वेंचर कैपिटल असिस्टेंट VCA, while not exclusive the FPO, they are referred beneficiary for the scheme support. Provide interest-free venture capital soft loan to bridge the gap in the financial for the business agri-business project. Agree with a higher limit for FPO. FPO-led project, SFPC can provide the venture capital up to 40% of the promoter's equity, capped at ₹50,00,000। मतलब 50 लाख का जो कैप्ट है वो 50 लाख का है, वो उसका 40% वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करेगा, कंपेयर टू 26% ऑफ अदर प्राइवेट एंटिटीज। SFPC प्राइवेट एंटिटीज के लिए भी काम करता है, केवल FPO के लिए नहीं है। तो FPO के लिए स्पेशल यहाँ पे है, जो है उसके लिए 40% वेंचर कैपिटल देगा प्रमोटर्स इक्विटी का, और दूसरे सेक्टर के लिए होगा तो 26% देगा, 26% देगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर and rural development, NABARD is in India's apex development financial institution, established on 12 July 1982 for the faster rural prosperity through the credit and non-credit intervention. Headquartered in Mumbai, it is a fully owned by the government of India. It is a development bank for purely agriculture sector. It is a development bank. Core functions, डेवलपमेंट बैंक है तो कोर फंक्शन इसका रीफाइनेंसिंग होगा। अब रीफाइनेंसिंग किसको करेगा? प्रोवाइड क्रेडिट टू द कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक RRBs, कॉमर्शियल बैंक्स, एग्रीकल्चरल, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड फॉर रूरल। अब यहाँ देखिए रीफाइनेंसिंग में यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन अगर आप एफर्ट्स करेंगे NABARD को, अगर आप उसको समझा ले जाएंगे तो ये रीफाइनेंसिंग आपके उस कोल्ड स्टोरेज को, उस वेयर हाउस को जिसमें 10,000 मेंबर्स हैं, जिनको फॉर द टाइम बीइंग लैंडिंग की जरूरत पड़ती है कि हम उनको पैसा, तो वो आपको डायरेक्ट रिफंडिंग, आपको बैंक के अलावा डायरेक्ट फंडिंग कर सकती है। ये मेरा मानना है, मैंने किया नहीं है, लेकिन ये मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन मूव करते हो तो FPC को ये फैसिलिटी मिल सकती है। बैंकिंग सुपरविजन, दूसरा इनका काम है बैंकिंग सुपरविजन। ये कंडक्ट द स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अच्छा, यस, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट में एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी अपनी जो स्कीम बता रहा था उसको सपोर्ट करेगी, ये भी कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है तो ये तो कंफर्म है कि कोऑपरेटिव बैंक आपको रीफाइनेंस कर देगी, कि आप अपने मेंबर्स को फॉर द टाइम बीइंग आप CC लिमिट दे सकते हो या उनको प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकते हो। प्रोजेक्ट फाइनेंस के नहीं, उनको उनके क्राप के ऊपर जो उनको, उसको एक तरह से हिंदी में फसली क्राप लोन बोलते हैं इसको, क्राप लोन। क्राप लोन इसलिए बोलते हैं कि उनका एक टाइम के बाद से उसका पैसा आएगा, तो वो करने के लिए होता है। उसके बाद जब वो मेच्योर वो हो जाता है, मेच्योर्ड हो जाता है, जब वो जाता है सेल होने के लिए, उसके बीच में भी उनको प्राइस लेने के लिए होल्ड करना पड़ता है, उसके बीच में भी हो जाएगा तो वो उनको लिमिट मिल जाती है इसके लिए। तो कोऑपरेटिव बैंक करता है, कोऑपरेटिव बैंक को NABARD भी रिफाइनेंस करता है। अगर आप डायरेक्ट भी एप्लीकेशन मूव करोगे, अगर आपके पास बड़ा सा फार्मर बेस है तो ये हो सकता है। Development and planning, prepare the district level credit plans and promote the financial inclusion through the initiative like the self-help group and bank linkage program। NABARD का ये बहुत ही मतलब बेसिक काम है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करता है, और वो ही सेल्फ हेल्प ग्रुप FPC भी बना सकते हैं और FPO बना सकते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ही एक्चुअली में कायदे से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही आगे चल के इलेक्ट करते हैं और तब जाके FPC पे आते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट, अब जब से FPC आया, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के FPO में जाओगे तो FPC, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, यही इलेक्शन करके जाते हैं, वो उनको पूरा पूरा आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप दिखा करके तब होता है, और FPC में हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप NABARD का अगर फायदा लेना चाहते हो, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो आप उससे FPC में कन्वर्ट करके
उनका एक पर्टिकुलर मीटिंग करके उसको एफपीसी में कन्वर्ट करके आप उसका फायदा उठा सकते हो, और कलेक्टिवली उनके फंड को एक जगह मैनेज करके आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उन सारे मेंबर्स को बेनिफिट दे सकते हो। एंड कोऑपरेटिव्स में 30, अगर मान लो कोई स्टार्टअप चलाना चाहता है, कोई यंग एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स मिल के करना चाहते हैं, तो भी ये कर सकते हैं कि उसका 33% पैसा जो है अपने यूज के लिए लेंगे और बाकी रिमेनिंग जो है जो कमाएंगे वो उन्हीं मेंबर्स में डिवाइड करके दे देंगे। इसमें किसी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस और कोई इंटरवेंशन ना करे तो आपका ये चलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। इसका उदाहरण अमूल है, अमूल भी यही करती है। सारा कुछ करने के बाद से वो पैसा अपने मैनेज करती है, कोऑपरेटिव मोड में कर सकती है। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट वर्क है, इसमें आपको आना पड़ेगा। और अगर इसमें एक जगह भी कहीं सक्सेस मिली तो आप सोचो कि प्रैक्टिस छोड़कर जो मैं कहता हूं कि गेम कब खेलोगे या गोल कब मारोगे, तो गेम और गोल यहीं से हो सकता है। अदरवाइज हमारे पास इतना पैसा हो कि हम खुद ही कोई बिजनेस लगा लें तो वो एक अलग चीज है। लेकिन स्टार्ट प्रैक्टिस के साथ साथ खुद कहीं कुछ कर लें और आप जब हेल्प करोगे तो निश्चित रूप से आपके पास आएगा ही आएगा, इसमें कहीं कोई सोचना नहीं है। अब मैं आगे चलता हूं, मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड क्रेडिट सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, सॉरी, एक चीज इसमें छूट रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। मैंने पहले भी कहा था कि नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, तो मैनेज द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू फाइनेंस प्रोजेक्ट लाइक इरिगेशन, रोड एंड ब्रिज। इसका ये भी काम है, इसलिए सरकार ने इसको एक अलग टाइप का एग्रीकल्चर का बनाया। इसका काम इरिगेशन, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे इरिगेशन की प्रॉब्लम है, कहीं सिंचाई के लिए कोई कैनाल लेके जाना है, तो उसका जो पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस करके कहीं से कहीं पे पानी को डैम बनाना और उस डैम से पानी को रूट करके किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी पहुंचाना, ये काम उसका है। रोड उस एरिया में अगर नहीं है तो रोड बनाना। साउथ में आप चले जाइए तो गाँव भी शहर जैसा लगता है, अपने यहाँ भी हालत नहीं है, बिहार में भी ये हालत नहीं है, लेकिन साउथ में बहुत अच्छा हो चुका है। ब्रिज बनाना, पानी रोकना, या कोई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो जरूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो इट कैन डन बाय द नाबार्ड। फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड क्रेडिट सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट में आप देखोगे तो एसएफएसी से भी ये कराते हैं, इसलिए बहुत कुछ सिमिलर रहेगा। इसमें है कि मैनेजमेंट कास्ट ग्रांट, प्रोवाइड द फाइनेंशियल एड अप टू 18 lakhs पर एफपीओ ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years टू द कवर एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट कास्ट। 3 साल के लिए इसको करते हैं, मैनेजमेंट कास्ट ग्रांट देते हैं 18 lakhs तक, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट कास्ट आ जाता है। मैचिंग इक्विटी ग्रांट वही है, ये हमको लगता है एसएफईसी वाला स्कीम है, क्योंकि वो सेम है। वो इसी से कराती होगी फंड लेके, क्योंकि एसएफईसी कहीं से कहीं फंड लगवाती है, जो गवर्नमेंट एजेंसी से है वो खुद नहीं देती है, तो इसलिए वो सेम चीज है। मैचिंग इक्विटी, जो इक्विटी ग्रांट एसएफएससी में था वो सेम है। गारंटी फंड भी है, गारंटी फंड थोड़ा सा डिफर है। ए डेडिकेटेड 1000 crore फंड मैनेज थ्रू इट्स सब्सिडरी नैब संरक्षण। नाबार्ड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है नैब संरक्षण, प्रोवाइड द क्रेडिट गारंटी कवर फॉर कोलेटरल फ्री लोन अप टू ₹2 crore पर एफपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएफएसी से नहीं है, बिल्कुल इसका सेपरेट है। उसके बाद से है डायरेक्ट लेंडिंग, इट्स सब्सिडरी नैब किसान, एक इसकी दूसरी सब्सिडरी है जो प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड लोन इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वेयर हाउस एंड प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पहले बताया कि आप डायरेक्ट करके मेंबर से खुद पैसा कंट्रीब्यूशन लेकर के अगर नहीं भी करना चाहते हो और अगर कोई बैंक में नहीं दे सकती है, तो ये नैब किसान करके नाबार्ड की एक सब्सिडरी है जिसका काम ही है स्पेशल टाइप स्पेशलाइज्ड लोन इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल लोन एंड टर्म लोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वेयर हाउस एंड प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ, पीसी, कोई भी मिल, कोई भी बड़ा से बड़ा वेयर हाउस जहां पे वाइबल हो। अब पता चला कि आपको आलू रखने के लिए आप जो है बुंदेलखंड में जाकर के बना रहे हो वेयर हाउस, इट इज नॉट ए वाइबल। आपको जहां पे आप राइस मिल लगाना चाहते हो, यू मे गो द ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। आप गेहूं से रिलेटेड करना चाहते हो, अगर आप व्हीट में जाते हो, यू हैव टू स्टार्ट द इन मध्य प्रदेश। आप गन्ने से रिलेटेड कोई अपनी कोई फरसारी लगाना चाहते हो, कोई और फैक्ट्री लगाना चाहते हो अदर देन शुगर,
जो आजकल ऑर्गेनिक अगर करना चाहते हो, वेस्ट यूपी या ईस्टर्न यूपी, वेस्ट यूपी में गन्ना बहुत ज्यादा होता है, केन, वहां आप लगा सकते हो, इंक्लूडिंग द सम पार्ट ऑफ द उत्तरांचल। तो ये सब चीजें हैं, इसको बहुत डीपली जाना पड़ेगा, तब हो पाएगा, तभी हम हेल्प कर पाएंगे। अब इनका दूसरा काम है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड हैंड होल्डिंग। टू इंश्योर ए पीओ आर प्रोफेशनली मैनेज, NABARD invest in the training and the operational support, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप के लिए देते हैं फंड, स्पेशली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO एंड फार्मर मेंबर्स ऑन ए गवर्नेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग। इसके लिए करते हैं, वर्कशॉप करते रहते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे। अंडर 10,000 FPO स्कीम, NABARD प्रोवाइड इन टू एंड हैंड होल्डिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द फॉर्मेशन। अगर आप 10,000 FPO स्कीम में अगर जाते हो तो 5 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे। अब इसमें प्रमोशनल ग्रांट देंगे, ग्रांट ऑफ अप टू 5 lakhs पर प्रिपरेटरी फेज में, मतलब मोबिलाइजेशन, एंड अप टू 10 lakhs फॉर बिजनेस प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। ये प्रमोशनल ग्रांट है। इसमें आगे प्रमोशनल ग्रांट में आप कर सकते हो, जैसे कुछ मार्केटिंग का है, या कोई हट कर रहे हो, कोई किसी जगह पे जा रहे हो, अपने कुछ टूर वूर कर रहे हो, उसके लिए है ये। कहीं कोई डिस्प्ले लगा रहे हो, कहीं कोई किसान हट बना रहे हो, कहीं कोई किसी जगह पे कोई ऐसा मेला या हाट लगा हुआ है, वहां अपने डिस्प्ले लगा रहे हो, तो इसके लिए मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट लिंकेज, NABARD help FPO move up to value chain by facilitating better market access, infrastructure funding, finance the setup of cold storage, grading facility, and primary processing center to reduce the cost of post harvest loss, finance the setup of cold storage, granting facility, and primary processing center to reduce the post harvest cost। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग कर देगा, डिजिटल इंटीग्रेशन करेगा, एक्टिवली परस्यू द ऑनबोर्डिंग ऑफ FPO ऑन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, टू रीच आउट द वाइडर कंज्यूमर बेस। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंट फॉर रूरल हट्स, अगर कहीं रूरल मार्ट्स, एंड स्पॉन्सर द पार्टिसिपेशन इन द एग्जीबिशन एंड मील्स टू इनेबल डायरेक्ट सेल्स टू कंज्यूमर। ये भी कर सकता है, करता है ये। फाइनेंशियल सपोर्ट बाय NHB टू FPO। NHB, National Horticulture Board. The National Horticulture Board provide the extensive financial support to the farmer producer organization FPO for the commercial horticulture, post harvest management and cold chain infrastructure। 3 चीजों के लिए करता है। एक तो हार्टिकल्चर, जो NHB का मेन काम है, हार्टिकल्चर, बागवानी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कोल्ड चेन, 3 चीजों पे बेसिकली ये काम करता है। एज ऑफ 2026, मोस्ट NHB subsidiaries are credit linked backed end, meaning FPO must first secure a bank loan and complete the project before the subsidy is released to adjust against the loan principal। मतलब आप सोचिए कितनी अच्छी फैसिलिटी है कि आप बैंक लोन आपको करेंगे, बैंक लोन से ही करोगे तभी सब्सिडी मिलेगी, और सब्सिडी भी जैसे ही आपका बैंक लोन होता है और आपका वर्क स्टार्ट, अभी क्रेडिट, इसी का नाम इसीलिए है क्रेडिट लिंक बैक एंड, तत्काल उस फंड को रिलीज कर देगा और ये आपके प्रिंसिपल से एडजस्ट हो जाएगा, और ये सब्सिडी भी ठीक ठाक है। तो देखेंगे तो कोल्ड स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट होता है 12 करोड़ से 15 करोड़, 8 करोड़ से 12 करोड़ से 15 करोड़ में 1 चैम्बर 2 चैम्बर का बन जाता है। तो ये कंट्रीब्यूट करके भी बना सकते हैं, 2-3 लोग मिलकर भी बना सकते हैं, लैंड ले सकते हैं लीज पे, 30-35 साल के लीज पे, 25 साल के लीज पे हो जाता है, तो ये बहुत इजिली कर सकते हैं। की NHB सब्सिडी स्कीम ऑफ FPO। FPO are eligible for significant capital invest subsidy under the several core horticulture development program। अब पहला इसमें देखिए, फर्स्ट, कॉमर्शियल हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोटेक्टेड कवर, provide a 50% subsidy on admissible project cost
फॉर स्ट्रक्चर लाइक पॉली हाउस, मैंने पहले भी आपको बताया था पॉली हाउस का बिजनेस है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस एंड सेट नेट हाउस। ये क्या होता है? पॉली हाउस जो होता है, उसमें पॉली हाउस जो है आप देखोगे तो बहुत, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, केवल गवर्नमेंट सेक्टर के पास है। हरियाणा में मिलेगा, एमपी में मिलेगा, यूपी में कुछ यूनिवर्सिटीज के पास पॉली हाउस है, और कुछ अभी छोटे छोटे फार्मर्स ने भी बनाया है, लेकिन बिग लेवल पे अगर देखोगे तो पॉली हाउस अभी भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉली हाउस में आप वेजिटेबल कर सकते हो, क्योंकि पॉली हाउस का मतलब एक इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम वो रहता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो, वो पॉली हाउस है। उसके अंदर धूप पानी गर्मी कुछ भी जो है मैनेज हो जाता है। इसलिए कोई भी छोटे छोटे आप जैसे टमाटर है, किसी भी जो वेजिटेबल्स के पौधे को आप जर्मिनेट करके और उसको बेच सकते हो। तो ये है, ग्रीन हाउस में सब्जी सब्जी भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, सेट नेट लगा सकते हो। ये सब सब्जियों के लिए है। सब्जियों में आपका मशरूम है कि मशरूम कर सकते हो, और भी कोई फसल आजकल इवन और भी क्रॉप को इसमें एक्सटेंड कर दिया गया है, जो बड़े बड़े लेवल पे हो रहे हैं वो भी हो जाते हैं इसमें। कॉमर्शियल हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोटेक्टेड कवर, ये हो गई। मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट देखिए, अप टू 56 लाख पर प्रोजेक्ट इन जनरल एरिया। अप टू 56 lakhs per project in general area. Higher caps, northeastern, hilly and scheduled area limit can go up 60 lakh or more depending on the specific guidelines. 56 lakhs इन जनरल है, और हिली एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए। और शेड्यूल्ड एरिया, ऐसा शेड्यूल्ड एरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपने गजट में कोई स्पेसिफाई किया हुआ है, उसको शेड्यूल्ड एरिया बोलेंगे। वहां पे अगर आप लगाते हो तो वहां पे जो ये कैप होगा वो 60 lakhs तक पहुंच जाएगा। अब आप समझिए कि पॉली हाउस का प्रोजेक्ट 1 करोड़ 2 करोड़ में बन जाता है, बड़ा सा बड़ा पॉली हाउस, अगर इसमें 80 लाख में भी बन जाता है। अभी यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि कितना, लेकिन ये जनरली इतने का प्रोजेक्ट होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। आप छोटे छोटे पॉली हाउस लगा सकते हो, तो उसी के प्रोपोर्शनेटली आपको ये सब्सिडी मिल जाएगा। कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ओपन फील्ड ऑफर, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ओपन फील्ड, ओपन फील्ड के लिए भी है। ऑफर ए 40% सब्सिडी कैप्ड ऑफ एट 30 lakhs, 30 lakhs का 40% मिलेगा इन जनरल एरिया, एंड 50% कैप्ड एट 50 lakhs इन स्पेशल रीजन्स फॉर हायर वैल्यू क्रॉप्स। तो ये जो है ओपन फील्ड के लिए भी, ऐसा नहीं कि केवल पॉली हाउस और ग्रीन है नेट और ग्रीन हाउस में लगाओगे, अगर कोई ओपन फील्ड में भी काम कर रहे हो तो भी 40% सब्सिडी है। इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, PHM, इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड सपोर्ट फॉर पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट्स एंड रेफर वैन्स। ये जो इंक्लूड सपोर्ट फॉर पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट्स, जो ये छोटे छोटे एक तरह से कोल्ड स्टोरेज ही होते हैं ये। जैसे आप वेजिटेबल्स के लिए छोटा सा कोल्ड स्टोरेज बना सकते हो, और प्री कूल्ड जो है वैन है, उसके अंदर कुछ चीजें आप रख सकते हो, बेच सकते हो, उसके लिए भी है। उसके लिए भी अच्छा खासा छूट मिल रहा है। हाँ। सब्सिडी रेट 35% इन जनरल एरिया, मैक्सिमम 50 इतना लाख, एंड 50% इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरिया, मैक्सिमम 72.5 lakhs। कोल्ड स्टोरेज मेन आई है। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग आर मॉडर्नाइजिंग कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज अप टू 5,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी। सब्सिडी क्या मिलेगी? 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट इन जनरल एरिया, एंड 50% इन हिली एंड शेड्यूल एरिया। मैक्सिमम लिमिट क्या होगा? ग्रांट कैन रेंज फ्रॉम 7.5 करोड़ टू 10 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंपोनेंट एंड लोकेशन। जो इनका टोटल ग्रांट का रेंज है वो
5.7 करोड़ से 10 करोड़ तक का रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंपोनेंट एंड लोकेशन। तो बहुत सारी चीजें हैं इस पे, एक बार और स्टडी और डीप में जाना होगा। जब प्रोजेक्ट आप करोगे तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। और लेकिन एक अभी मैंने इनिशियल आपको दे दिया कि ये सब हो सकता है। एंड ये और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। सीए भी कर रहे हैं। आगरा में ऐसे ऐसे सीए हैं जिनके पास 200 कोल्ड स्टोरेज है, वो करते हैं। उनके पास और कुछ काम करने को नहीं है। एटा में सीए हैं। तो हम लोग भी कर सकते हैं। हमारे कई कंपनी सेक्रेटरी ने ऑलरेडी कोल्ड लगा लिया है। तो आप लोग भी आओ, एफपीओ बनाओ, उनको प्रमोट करो, लगाओ और उनको सारी सुविधाएं दो, सारी कंसल्टेंसी दो। अब जनरल फाइनेंशियल सपोर्ट टू एफपीओ बियॉन्ड द स्पेसिफिक एनएचबी स्कीम, एफपीओ बेनिफिट फ्रॉम द ब्रॉडर सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट एट 2026। मैनेजमेंट असिस्टेंट सपोर्ट है। इसमें क्या है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल एड अप टू 18 lakhs per एफपीओ फॉर द पीरियड ऑफ 3 years to cover the management and operational cost, मैचिंग, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी डिस्कस कर चुके। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एफपीओ एक्टिंग एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कैन रिसीव अप टू 25% ऑफ फार्म गेट वैल्यू ऑफ द फोकस क्राफ्ट विथ एडिशनल इंसेंटिव फॉर इनोवेटिव और डिजिटल कंपोनेंट्स। जो अभी 10,000 एफपीओ की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय पीएम साहब ने जो लॉन्च किया है 10,000 में, ये क्लस्टर बेस्ड बिजनेस सीबीबीओ के थ्रू हो रहा है। और उसमें आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो सकते हो। और आप, आपके अंदर बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड होंगे, आप उनको फंडिंग कर सकते हो, उनको मार्केट कर सकते हो, या छोटे छोटे सीएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मैनेज कर सकते हो आप। एप्लीकेशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस, FPO must apply online via NHB official website to obtain the in principle approval. In principle approval or letter of intent LOI before starting construction. आपको अगर NHB से कुछ लेना है तो सबसे पहले आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल आप लीजिए स्टार्ट करने से पहले, या लेटर ऑफ इंटेंट ले लीजिए बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन। तभी जाके आपको सब्सिडी मिलेगी, बैंक फाइनेंस करेगा। तो सबसे पहले आप कोल्ड की जो प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले आप वायबिलिटी करेंगे। वायबिलिटी के बाद लैंड देखेंगे। लैंड के बाद से आप एफपीओ बना करके मेंबर्स को जोड़ेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन में उनसे फंड रेज करेंगे। देन आप एनएचबी में अप्लाई करेंगे फॉर आईपीए और एलओआई के लिए। उसके बाद जब वो सेंक्शन हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट को बैंक में मूव करेंगे, बैंक फंड देगा। आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होते ही ये फंडिंग आ जाएगी और फंडिंग सेट ऑफ हो जाएगी, जो भी आएगी वो प्रिंसिपल से सेट ऑफ हो जाएगी। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका जो प्रोजेक्शन, जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो आप ब्रेक इवन में आते 2 साल 4 साल बाद, यानी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट है वो बहुत ही कम पीरियड में मीट आउट हो जाएगा और आपका जो कोल्ड स्टोरेज है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। E-NAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, is a pan-India online trading portal that links existing PMC, Agriculture Producer Marketing Committee, mandis to create a unified national market for agriculture commodities. Launched in 2016, it is managed by the Small Farmer Agri-Business Consortium (SFAC) under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. How to work? How it works? Unified platform. It is not a parallel market, but a plug-in that layers in digital network over the physical mandis, allowing buyers from outside the local area to participate in trading. मतलब ये एक तरह से नेशनल पोर्टल है। आप इस पे अपना लॉगिन कर सकते हो, आप इसको रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट को दे सकते हो। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कोई चीज बनाएं, कोई चीज करें, तो हमारे लिए कोई नेशनल लेवल का पोर्टल नहीं था। हम मंडी में बेचेंगे, हम फिर आढ़तिया से बात करेंगे, फिर हम उन कॉर्पोरेट लोगों से करेंगे, वो आपसे बार्गेनिंग करेंगे और आपसे माल खरीद करके खुद ही उसको स्टोर कर लेंगे और फिर प्रॉफिट कमाएंगे। तो फिर वहीं वहीं के हम वहीं रह जाएंगे। इसलिए यह इसलिए किया गया है कि आप अपने नेशनल पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट इंड यूजर को आप बेचिए और किसी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल यूजर को मत बेचिए। जैसे मान लो आपने
बनाना का आपने एफपीसी बनाया, तो बनाना के एफपीसी आप लखनऊ, आप इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में बना सकते हो, आप बहराइच में बना सकते हो, आप गोंडा में बना सकते हो, आप श्रावस्ती में बना सकते हो, ईस्टर्न यूपी में बना सकते हो, देवरिया कुशीनगर में बना सकते हो, यहाँ पे बनाना बहुत ज्यादा होता है। एमपी में बना सकते हो, बिहार में बना सकते हो। तो बनाना से रिलेटेड जितने भी आप चीज बनाना चाहते हो, उसको बेचना चाहते हो, तो आप ई नेम के थ्रू उसका चिप्स और पाव जो भी बना सकते हो, पापड़, या बनाना का अ, जो पाउडर होता है उसको ड्राई करके आप बना सकते हो, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, और ये बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर द प्रोड्यूसर एसोसिएशन। तो दोस्त ये सब कर सकते हो आप लोग। और क्वालिटी बेस्ड ब्रांडिंग, द प्लेटफॉर्म प्रमोट्स assessing quality assistance to that buyers can be based on the actual grade of the produce rather than just visual inspection। डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है आपका उसमें, नेट आरटीजीएस यूपीआई सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको पेमेंट की भी दिक्कत नहीं है, तो आपका बैंक का साइकिल भी चलेगा, आपका वर्किंग कैपिटल लोन भी जमा होता रहेगा। देयर इज नो फेस डिफिकल्टी टू द बायर्स की वो पेमेंट ही नहीं दे रहा है साहब, अब तो हम जो है क्या करें, कैसे करें, मेरा लोन फंस जाएगा। तो ये सभी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा इससे। की बेनिफिट फॉर द फार्मर्स एंड एफपीओ, better price discovery, real time building as across the wider pool of buyer often result in higher price compared to the traditional local market। इसका रियल टाइम में रहेगा, जैसे हम लोग शेयर में करते हैं कि डे टू डे वन टाइम हो गया है सेटलमेंट, तो ऐसे ही आपका उसमें रियल टाइम में दिखेगा कि आज हमारी दाम ये है, कल वो है। तो जिस दिन बेचेंगे अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो थोड़ा सा घटेगा, लेकिन लोकल मार्केट का जो नुकसान जो आढ़तिया करते हैं, जो आपसे खरीद के स्टोर करेंगे, स्टोर करके बाद में एंड यूजर को बेचेंगे, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। रिड्यूस द मिडिल मैन, आपको सबको पता है जब ये हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा। एफपीओ इंटीग्रेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैन रजिस्टर एज ए सिंगल एंटिटी टू एग्रीगेट द प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन बल्क। they receive a personalized dashboard to monitor arrivals, quality, price and real time। वो पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, तो अब सब एक आदमी बैठ के, आपका कोई डिजिटल का आदमी हो, सब कर लेगा। ट्रांसपेरेंसी, ऑल ट्रांजेक्शन डिटेल्स एंड प्राइस रियलाइजेशन आर शेयर्ड विद द फार्मर्स बाया एसएमएस नोटिफिकेशन। आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास 10,000 बेस है, तो आपको क्या पर डे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको थ्रू मेल, थ्रू एसएमएस कर सकते हो, क्योंकि फार्मर्स ज्यादा मेल नहीं चलाता है, लेकिन आजकल हैंडसेट तो सभी के पास रखे हुए हैं, तो उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी एंड दे कैन गेट टुगेदर एंड बिल्ड द बिग बिजनेस। हाउ टू रजिस्टर, online portal, visit the e-name registration page, detail required, provide the basic personal info, bank account details, saving current and KYC documents. Approval after submitting the request is sent to the selected local APMC and verified the approvals। Mobile app registration and trading can also be done via e-name available in the mutual language, multiple language, not mutual, multiple language, यानी हर जगह के जो भी कॉमन, जो भी लोकल लैंग्वेज है, उसमें भी आपका ये हो सकता है, ऐसा उसमें है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत एफपीओ एफपीसी के बारे में। थैंक यू सो मच अभिनव एंड बिल्कुल सर, ऑल। इट वाज इंडीड अ मैराथन सेशन, आई विल बिलीव। एंड काफी डिटेल सेशन रहा सर आपका, काफी सारे इंसाइट्स हमें ही मिले। एंड कुछ कुछ क्वेरीज भी आई हुई है सर, जी क्वेश्चंस जी, आए हुए हैं, अगर आप अलाउ करें तो एक एक करके मैं रीड आउट करूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक आया हुआ है दैट व्हाट इज मेंट बाय पैट्रोनेज बोनस इन ए प्रोड्यूसर कंपनी, हाउ इज पैट्रोनेज बोनस डिविडेंड डिफरेंट फ्रॉम डिविडेंड। देखिए, पेट्रोनस बोनस जो होता है उसका प्रोड्यूसर कंपनी में, जो जब हम कोई कंपनी के बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे जनरली जो डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे बोर्ड, वहां पे थोड़ा सा रहता है अलग। यहाँ पे क्या होता है कि कम से कम परफॉर्मेंस बोनस देना है, एक फिक्स रेशियो डिसाइड है। वो आप जब एफपीसी का पढ़ोगे, एक्चुअली परसेंटेज तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे मान लो कि हमारे को 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपये में मैक्सिमम जो है, जो परफॉर्मेंस बोनस होगा, वो कम से कम देते हैं हम लोग, और बाकी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं।
तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज से दोनों में वही है। इनकम टैक्स वो वो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा जब उसको सेल वो करेगा जब। ओके ओके सर, एक और क्वेश्चन था दैट एफपीसी कंसिस्टेंट इनकम, I mean, how it generate consistent income? How FPC generate consistent income, sir? What is the source of income for FPC? यस यस। तो एफपीसी जो है कैसे इनकम जनरेट करेगी, ये तो एक कॉमर्शियल एंगल की बात हुई। जैसे हमने आपको बताया कि कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे या हम कोई भी वेयर हाउस बनाएंगे, तो कोई भी, देखिए हमने बताया पोस्ट हार्वेस्ट। अब ये बहुत लंबा सवाल है। हम एफपीसी को की जो वर्किंग है एरिया है वो उसमें शामिल नहीं किया था, मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी हमने जितनी बातें आपको बताई वो सब लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में बताई। मिड टर्म वो होता है जिसका ऑपरेशन 1 से 2 साल में शुरू हो जाता है। शॉर्ट टर्म होता है वो जो होता है वो पोस्ट हार्वेस्टिंग, प्री हार्वेस्ट। जैसे मान लो कोई आप क्राप कर रहे हो, जैसे मान लो आपने एक पॉली हाउस बनाया, पॉली हाउस बनाने में 6 महीने लगे, या ओपन लैंड में आपने एक फार्मर को आपने अभी तत्काल इनकम जनरेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कानपुर देहात में एक एफपीसी बनाई और एक 1000 मेंबर्स को उसमें कनेक्ट किया। जितने समय में आपने किया, और एक क्रॉप का एक आपका पीरियड होता है, जैसे वेजिटेबल्स को किया आपने, तो वेजिटेबल्स उससे खरीदा, उसको ऑन बोर्ड किया अपने यहाँ, उसको कुछ एडवांसेस थोड़ा बहुत दिया, क्योंकि वो बिना एडवांसेस का काम नहीं करेगा। यहाँ लोकल के भी बहुत सारे लोग पेंट्रेट किए रहते हैं, अपना पैसा लगाए रहते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी लगाए रहते हैं, क्योंकि कुछ भी आपके लिए फ्री खाली नहीं है। अगर कानपुर नगर को हम लेते हैं, तो यहाँ पे जितना भी कटरी का एरिया है जहाँ पे फार्मर्स होते हैं जो वेजिटेबल्स लगाते हैं, उनको आपको हायर करना होगा, और वो सेम डे अगले दिन दिल्ली की पहाड़गंज मंडी में जाएगी और बिक जाएगी और पैसा आ जाएगा। ये कांस्टेंट इनकम केवल अब ये बिजनेस के नेचर पे है। अब मान लो अब लॉन्ग टर्म में जाओगे तो कोड लगा लोगे तो कांस्टेंट इनकम उसका आता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। Right. Right. अगर आप वेयर हाउस लगा लोगे तो वेयर हाउस में कांस्टेंट इनकम आएगी। आपने एफसीआई से अपने टाई अप कर लिया, या आप ओपन मार्केट में अपने फार्मर्स का भी रखा गया, तो आपने जितने फसल आई, गेहूं के बाद धान आएगा, धान के बाद मक्का आएगा, मक्का भी 2 बार आता है, तो कांस्टेंट इनकम है। Right. Right. ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है जैसे वन डे डे बाई डे आएगा। अगर आपने खरसाड़ी लगा ली, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी, तो डे बाई डे इनकम आएगा। आपने मिलिंग कर ली तो हमारा पर डे 10,000 मतलब मान लो आपने उसका राइस मिल लगाया, तो राइस मिल में तो कांस्टेंट इनकम आएगी आएगी। माल Right. बनाएंगे बेचेंगे, माल बनाएंगे बेचेंगे, आता रहेगा। इनएम के थ्रू बेचेंगे, ओपन मार्केट में बेचेंगे। Right. और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, दो क्वेश्चन और थे। कैन एफपीसी बी शेयर्स ऑफ एफपीसी बी फ्रीली ट्रांसफरेबल? अगर कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर है, वो कहता है हाँ, मैं इस कंपनी को छोड़ के या किसी थर्ड पर्सन को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ अपनी मेंबरशिप, तो इज इट पॉसिबल? फार्मर प्रोड्यूसर में मतलब क्या रिजाइन कर अपना सरेंडर करे या ट्रांसफर करना चाहते ट्रांसफर करना चाहते हैं सर? हैं? या ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कर सकते हैं, ओके। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था। कैन नॉन फार्मर और प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन बिकम मेंबर इन एफपीसी? पार्डन? नॉन फार्मर मतलब जो कोई एक इंडिविजुअल जो फार्मर नहीं है, नाइदर प्रोड्यूसर है, हाँ, या कोई इंस्टीट्यूट, तो वो क्या एफपीसी का पार्ट बन सकते हैं? यस यस, ये तो हमने पूरे पीरियड में बताते रहे आपको। ओके ओके। ये तो हमारी समस्या हमने आपको पहले ही बताया। कोई भी एनी वन जिसके पास जी। कोई लैंड नहीं, इवन ए मार्जिनल लेबरर जो राइट। कि प्रोड्यूसर कंपनी मतलब किसी किसान के यहाँ काम करता है, दे कैन बिकम मेंबर। राइट। राइट। ठीक है सर, आई बिलीव दीज वेर दी relevant question from the audience, and definitely it has been a marathon, and I believe an insightful and in-depth session from your end, sir. I have heard you previously also, आपने एफपीओ के बारे में, एफपीसी के बारे में और डिटेल में बताया हुआ है, and you have been taking care of this FPO and FPC segment in majority of the rural and urban areas in Uttar Pradesh. So we are really glad to have you here today in our webinar. And I will just request Manish Shukla, sir. He is again a former chairman of Kanpur chapter. If he is available, sir, to please unmute yourself. And if you can give a vote of thanks and a certificate of appreciation to Manoj, sir, please. Thank you so much, Apna bhai. And I heard the entire session of Manoj bhai since 12 p.m.
Manoj bhai, I can say your session is again and again truly inspiring one. We all company secretary don't have such in-depth knowledge about how producer company works, and even myself is not aware about a multi-state cooperative society. So your session is very knowledgeable for all of us, and I say thank you so much for such a preparation and such a exhaustive session and detailed PPT prepared in a very short span of time. Thank you so much, Manoj Bhai, for sparing your valuable time. And I, on behalf of Abhinav Bhai, I say thank you so much. I enjoyed Thank really you. very much. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Just Thank you, sir. give me a Thank you, moment. Manish bhai. Thank you. Thanks a lot. I'm just presenting the certificate of appreciation from our side. Just give me a moment. Small token of appreciation from our side. This is a small certificate which we share virtually also and offline also with our eminent speaker. So, sir, iska ek hard copy with our appreciation letter will be sent to your address. And thank you so much for Yes. giving your valuable time. And definitely, I am really hopeful कि जितने भी members आज जुड़े थे, उनको FPC and FPO के बारे में काफी detail insight मिला होगा. And if there's any query, then definitely I'll be passing on your number to them also, right? So Yeah, that yeah. they can directly come in contact with you. And looking forward to your guidance and blessings in future also, sir. Thank you so much. Thank you Thank so you very much. much, sir. Thank you, Manish, sir. Thank you being Thank you so for much. being a support and guidance always. And definitely looking forward to have these kind of valuable webinars in future also, sir. Thank you Thank, so much. thanks a lot. Thank you, sir. Thank you for your time. And yes, thank you, participants. Thank you very much. Yes, there were a few glitches, technical glitches, and as we all know, these technical glitches are not in our hand, right? So we'll definitely take care of the same in future also. And yes, thank you for joining and being a support system to us. Thank you very much, everyone.